जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो यूपी पुलिस का सेक्टर प्रैक्टिस सेट ये कितना है? ये पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। ये किसका प्रैक्टिस सेट है? ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अपने यूपी पुलिस और एसएसजीडी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। ओके। तो अगर सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल है आपका चैनल रोजगार सारथी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ओके, जिससे क्या रहता है कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। ओके, चलिए इस उम्मीद के साथ बढ़ते हैं आगे, जानते हैं अपने प्रश्नों के बारे में, कौन कौन से प्रश्न हैं। ओके, आइए आते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 1 कहता है कि परिपथ में विद्युत धारा को डैश द्वारा मापा जाता है। किस धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो बताइए किसके द्वारा मापा जाता है? क्या वो ओडोमीटर है? ए। ऑप्शन नंबर बी, क्या वो ए मीटर है? ऑप्शन नंबर सी, क्या वो विभा मीटर है? क्या वो वोल्ट मीटर है? ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है? तो वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ए मीटर। ए मीटर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ए मीटर। ओके, आइए ये बात होगी इसकी। बढ़ते प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 2 कहता है कि कौन सा अंतर्जनित बल का एक उदाहरण है? तो कौन सा एक अंतर्जनित बल का एक उदाहरण है? क्या वो समुद्र की लहरें हैं? क्या वो हिमनद है? क्या वो पर्वतों का निर्माण है? क्या वो पवन है? तो वो कौन सा है? तो कौन सा है वो? क्या वो पर्वतों का निर्माण है, पवन है? तो वो कौन सा है? तो चलिए, क्या ऑप्शन नंबर ए बी सी डी बताइए, कमेंट में बताइए कौन सा है वो ऑप्शन। तो वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या? पर्वतों का निर्माण अंतर्जनित बल का एक उदाहरण है। तो अंतर्जनित बल कौन सा था? जो बाहर से जो बल लगता है उसमें। ओके, अंदर से अंदरूनी बल जो लगता है, सॉरी बाहर का बोल रहा हूँ। अंदरूनी बल, जैसे ये पर्वत है तो इसके जो अंदर में बल लग रहा है ना, उसको अंतर्जनित बल कहते हैं। ओके, आ जाइए जानते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? जिम्बाब्वे भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? यार ये प्रश्न थोड़ा, जिम्बाब्वे नहीं है, गलत हो गया यहाँ पे, इसको आप लोग गलत कर लीजिए। यह भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो ये कहना चाह रहा है कि भारत में संपूर्ण जनगणना कब करी गई थी? क्या वो 1857 में करी गई है? क्या वो 1882 में करी गई है? क्या वो 1880 में करी गई है? या फिर 1881 में करी गई है? तो संपूर्ण जनगणना कब करी गई है? तो जल्दी जल्दी बताइए आप लोग कमेंट में, संपूर्ण जनगणना कब करी गई है? संपूर्ण जनगणना करी गई है ऑप्शन नंबर डी, 1881 में। ओके, 1881 में, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए आ जाइए 1881 में, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है हमारा? ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? ई कृष्ण अय्यर एक नृतक हैं, उनका संबंध किस नृत्य शैली से है? तो वो किस नृत्य शैली में आते हैं? ऑप्शन नंबर ए, क्या वो भरतनाट्यम है? ऑप्शन नंबर बी, क्या वो ओडिसी है? ऑप्शन नंबर सी, क्या वो कथक है? ऑप्शन नंबर डी, क्या वो कच्ची पूड़ी है? कच्ची पूड़ी नहीं, कुच्ची पूड़ी। इसको याद करने का ऑप्शन है, अगर आप लोग याद करना चाहते हैं तो कुच्ची पूड़ी, वैसे कच्ची पूड़ी और कुच्ची पूड़ी इसका नाम है। ओके, तो कौन से कृष्ण अय्यर किस नृत्य से संबंध रखते हैं? तो वो रखते हैं किससे? ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। कौन? ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से संबंध रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है। आप लोग ये प्रश्न हर समय जरूर ध्यान से पढ़ा करें। अगर प्रश्न आप लोग ध्यान से नहीं पढ़े तो गलत जरूर मार दोगे। इसमें क्या पूछा गया कि नहीं है। अगर आप लोग यहाँ से पढ़ोगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो गलत कर दोगे। पूरा पढ़ो कि ध्यान से क्या पूछ रहा है, नहीं है कि है। तो ये पूछ रहा है कौन सा उत्पादक राज्य नहीं है। तो उत्पादक राज्य आप जानते हैं ऑप्शन नंबर में। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश,
ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी हरियाणा। तो वो कौन सा राज्य है जो गेहूं उत्पादन नहीं करता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी गोवा। क्या? गोवा। गोवा वो राज्य है जो गेहूं उत्पादन राज्य नहीं है, यहाँ पे गेहूं नहीं होते हैं। ओके, आइए आते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 कहता है कि प्रश्न नंबर 6 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक, दही हो गया, सॉरी यहाँ पे का लगना भूल गया, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, कोई नहीं, दैहिक, दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? कौन सा जो अधिकार है दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण से संबंधित है? तो वो कौन सा अधिकार है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद ए, सॉरी, ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19। तो कौन सा अनुच्छेद है जो हमें दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण से संबंधित करता है? तो अनुच्छेद कौन सा है? उससे पहले एक चीज़ और जानते हैं, सारे अनुच्छेदों के बारे में जान लें थोड़ा कि कौन कौन से अनुच्छेद किस किस के काम आते हैं। ओके, उससे पहले एक अनुच्छेदों के बारे में जानते हैं हम लोग, है ना। जैसे अनुच्छेद नंबर 19, अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 19 में कहा गया कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। किसमें? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 19 में। ओके, अनुच्छेद 19 में ये दी गई है। तो भैया अनुच्छेद 19 बन भी होगा या जी होगा? तो अनुच्छेद 19 बन या जी में क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 19 बन में कहा गया है कि नागरिकों को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता, नागरिक अपनी कोई भी उपजीविका या स्वतंत्रता की व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है उन लोगों को, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 19 के द्वारा कहा गया ये चीज़। ओके, अब जानते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? आइए अब जानते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है कि क्या कहता है? अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अगर आप अपराधी हैं तो दोषी सिद्ध होते हैं, उसके बाद संरक्षण आपको दे सकते हैं। अपराधियों के लिए दोष सिद्ध होने के लिए संबंध में संरक्षण। ओके, फिर ऑप्शन नंबर बी एवं 21 ये क्या कहते हैं? बी और ऑप्शन नंबर 20 और 21 ये दोनों क्या कहते हैं, एक साथ आते हैं? तो ये कहते हैं कि आपातकाल के समय या इन दोनों को, जैसे 20 और 21 है, इन दोनों को आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगर आपातकाल लगा है तो ये आपके मूल सिद्ध अधिकार है, इनको आप निलंबित नहीं कर सकते हैं। ओके, ये कहता है कि 20 और 21 कहते हैं। ओके, तो 21 और क्या कहता है? 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का आरक्षण। 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और हमारा ऑप्शन क्या है? तो हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा था ये कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। जो भारतीय शिक्षा नीति है उसमें क्या कहा गया कि अनुच्छेद 21 के तहत, 21(1) के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के जो बालक हैं या बच्चे हैं उन सबको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। उनसे शिक्षा का कोई पैसा नहीं लिया जाए, जब तक वो 14 वर्ष की उम्र तक रहते हैं तब तक उनसे शिक्षा प्रदान की जाएगी, बिल्कुल मुफ्त, कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। यहाँ पे ऐसी कुछ दिशाएं होंगी जिसमें गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया जा सकता है। ओके, ये कहता है ऑप्शन नंबर 22, अनुच्छेद 22। ओके, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? ओके, ओके, हमने पढ़ा था। तो कौन सा अधिकार है वो, कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 23। कौन सा? अनुच्छेद 23।
ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23। और इसके बारे में जानते हैं और क्या क्या है इसमें है कि मानव के दुर्व्यापार मतलब मानव तस्करी और बालात श्रम का निषेध। इसमें क्या कहा गया कि अगर कोई बच्चा किसी का अगर कोई व्यक्ति किसी मानव का दहेज मानव तस्करी करता है या फिर सॉरी बलात् श्रम या कोई बच्चे से काम करवाता है तो उसको इसके खिलाफ इसके तहत सजा दी जाएगी। ओके, बढ़ते आगे प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? एक एक व्यक्ति है जिसका नाम है पंडित रविशंकर, वो संगीत के दिग्गज हैं। उनसे इसमें पूछा गया कि वो निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध है, किस शैली में वो काम करते हैं, किस शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो आप जानते हैं कौन कौन सी शैली है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर है हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्ययन या हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन, और सी कर्नाटका शास्त्रीय गायन, या डी कर्नाटका शास्त्रीय वंदन। तो वो क्या है? तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अब इनसे जुड़ी थोड़ी बातें जान लेते हैं कि क्या क्या बातें रहेंगी। जैसे कि पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? पंडित सॉरी एक मिनट, पंडित रविशंकर जी क्या बजाते हैं? ये बजाते हैं सितार। किसके वादक है ये? सितार वादक है ये, सितार बजाते हैं। ओके, सितार की बात होगी, ये सितार बजाते हैं। और क्या करते हैं इन्हें? क्या और कौन व्यक्ति इससे संबंधित है? तो एक व्यक्ति है पंडित भीमसेन जोशी, जिन्होंने क्या 2008 से नॉर्थ इंडिया में भारत रत्न प्राप्त किया है। कौन है? पंडित भीमसेन जोशी, जो क्या जो 2008 में नॉर्थ इंडिया भारत रत्न प्राप्त किया है इन्होंने। ओके, ये नॉर्थ इंडिया से इन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया है। एक व्यक्ति और एक महिला और आती है ऑप्शन नंबर, जैसे किससे? ऑप्शन सी में जो कर्नाटक शास्त्रीय नृत्य, इससे संबंध को रखती है, इससे रखती है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी एक महिला है, पहली संगीतकार। ओके, एक पहली संगीतकार है। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? इन्हें भारत रत्न दिया गया 1998 में। कब? 1998 में, 1998 में भारत रत्न। ओके, भारत रत्न दिया गया। ओके, अब जानते हैं पंडित रविशंकर जी के बारे में थोड़ा और। ओके, पंडित रविशंकर ग्रैमी, इन्हें ये ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। एक ग्रैमी पुरस्कार कब दिया? पहली बार 1967 में। कब दिया गया इन्हें ग्रैमी पुरस्कार? 1967 में एक बार ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? वेस्टर्न मीट्स ईस्ट के लिए। एक इनकी एल्बम है जिसका नाम है क्या है? बेस्ट मीट्स ईस्ट। बेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए इन्हें एक अवार्ड दिया गया। कौन सा? ग्रैमी अवार्ड। कब? 1967 में। इन्हें कुल कितने अवार्ड दिए गए हैं? इन्हें कुल 4+1, 4+1। ओके, कितने? 4+1, 4+1 अवार्ड दिए गए। ओके, कौन कौन से अवार्ड है जानते हैं? पहले इनको 1967 में मिला, फिर उसके बाद कब मिला? 1967 में एक और मिला। कौन सा? पद्म विभूषण। 1967 में कौन सा मिला? पद्म विभूषण। ओके, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। उसके बाद 1981 में कौन सा मिला? 1981 में इनको मिला कौन सा? पद्म विभूषण। सॉरी, 1967 में मिला था पद्म भूषण, और 1981 में मिला पद्म विभूषण। ओके, उसके बाद इन्हें मिला 1999 में, 1999 में कौन सा मिला? भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न, भारत रत्न उन्हें दिया गया। ओके, कब कब ये 14-18 वर्ष ये इनका गैप है, ज़्यादा गैप नहीं है इसमें। ओके, और ये कौन से घराने से संबंध रखते हैं? एक बार और इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये कौन से घराने से संबंध रखते हैं? ये संबंध रखते हैं बनारस घराने से। कौन से घराने से? बनारस घराने से। संगीत का नाटक इन्हें अकेडमी 1962, संगीत नाटक अकेडमी 1962 में इसकी स्थापना करी इन्होंने। ओके, जानते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 9 कहता है कि
मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? एक नृत्य है जिसे मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है, उसमें क्या है, मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? क्या वो ऑप्शन ए माइवा, क्या ऑप्शन नंबर बी चलोम, क्या ऑप्शन नंबर सी रस, या ऑप्शन नंबर डी पैराग? तो किसके रूप में जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है किसके रूप में? ऑप्शन नंबर बी चोलम। ओके, चोलम के रूप में। ओके, इनके बारे में और चीज़ जानते हैं क्या क्या इनसे संबंधित है। तो जैसे नृत्य होते हैं तो दो प्रकार के नृत्य होते हैं, एक तो तांडव, दूसरा लास्य। तो तांडव कौन करता है? तांडव करते हैं पुरुष लोग। ओके, तांडव कौन करते हैं? तांडव करते हैं पुरुष, तांडव पुरुष करते हैं। और लास्य कौन करता है? लास्य कौन करता है? ये करती है स्त्री लोग। ओके, लास्य किससे संबंधित है? ये स्त्री से संबंधित। ओके, अब जानते हैं मणिपुर के बारे में थोड़ा बहुत। तो मणिपुर में और कौन कौन से क्या क्या कार्य होते हैं? तो मणिपुर में राधा कृष्ण प्रेम पर आधारित एक नृत्य होता है जिसको क्या कहते हैं? राधा कृष्ण प्रेम पर आधारित। इसे क्या कौन से लोग करते हैं? इसे करते हैं वैष्णव संप्रदाय वाले लोग। ओके, और मणिपुर का नृत्य, और इसमें मणिपुर के कुछ नृत्य के भाग है, जैसे लाई हरोबा, एक ये नृत्य है कहाँ का? मणिपुर का, लाई हरोबा। ओके, मणिपुर में तीन शैली कार्य करती हैं। कौन कौन सी? मंडल रस्क और टाई रस्क और डंडा रस्क। मंडल रस्क, टाई रस्क और डंडा रस्क, ये तीन प्रकार के नृत्य यहाँ पे काम करते हैं। ओके, अब जानते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। जगह कम है इसलिए यहाँ पे पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, इसलिए सॉरी उसके लिए, पर बोल के आपको ओरली बता रहा हूँ तो आप लोग ओरली समझ जाइए क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। ओके, प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? बर्मी भाषा किस पड़ोसी देश की राज्यभाषा है? एक बर्मी एक भाषा है, वो हमारे किस पड़ोसी देश की राज्यभाषा है? मतलब भारत के किस पड़ोसी देश की राज्यभाषा है? तो बर्मी किस देश की राज्यभाषा है? क्या वो नेपाल है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी क्या वो भूटान है? ऑप्शन सी क्या वो तिब्बत है? ऑप्शन डी क्या वो म्यांमार है? तो किस देश की भाषा है कौन सी? बर्मी। तो वो है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी लिख रहा हूँ, ऑप्शन डी कौन सी? म्यांमार। कौन सी? म्यांमार, म्यांमार की भाषा है। ओके, अब जानते थोड़ा म्यांमार के बारे में। म्यांमार की क्या इसका इतिहास रहा है, थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। ओके, म्यांमार का ओल्ड नाम बर्मा है। म्यांमार को हम क्या बोलते हैं? ओल्ड नाम इसका बर्मा है। ओके, बर्मा है। और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। ओके, इसकी स्थापना कब हुई? 1937 में इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है 1937 में। किसका? म्यांमार का। ओके, और ये भारत में कब हुआ? 1935 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ओके, का नाम परिवर्तन किया गया। और क्या इसके बारे में अब जानते हैं थोड़ा और। जैसे और देश से जो भारत से जुड़े हुए देश है उनकी भाषा कौन कौन सी है, कौन कौन सी भाषा प्रयोग करी जाती है? जैसे अफगानिस्तान में कौन सी भाषा प्रयोग करी जाती है? अफगानिस्तान में करी जाती है दर्री या पश्तो। कौन सी? दर्री या पश्तो। फिर बात करते हैं भूटान में कौन सी भाषा? दजोखा भाषा प्रयोग करी जाती है कहाँ पे? भूटान में। ओके, फिर बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में कौन सी करी जाती है? मलय या वहेश। कौन सी? मलय या वयस। ओके, ये कहाँ पे करी जाती है? ये करी जाती है भूटान में, सॉरी इंडोनेशिया में। और विनोई में क्या है? मल्य। तो मल्य दो जगह की भाषा है। कौन सी? एक तो इंडोनेशिया, दूसरी ब्रुनोई। कौन सी? ब्रुनोई। और क्या है? ताजिकिस्तान की कौन सी है? ताजिकिस्तान की भाषा कौन सी है? ताजिक। ओके, राज्य भाषा जो है ताजिक। इजराइल की कौन है? इजराइल की है हिब्रू। कौन सी है? इजराइल की है। ओके, कंबोडिया की कौन सी है? कंबोडिया की है खेम्र। कौन सी है? कंबोडिया की है खेम्र। ओके, और मालदीव की कौन सी है? मालदीव की है दिबेई।
मालदीव की कौन सी भाषा है? मालदीव की है दिवेही। ओके, अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं केन्या की भाषा कौन सी है। केन्या की है सबहिल, सबहिल। ओके, केन्या की। और चीन की एक भाषा जिसका नाम है मर्दानी, सॉरी मदारिन। कौन सी भाषा है चीन की? वो है मदारिन, मदारिन। इस भाषा का प्रयोग सबसे अधिक होता है, ये सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा दुनिया में है। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, कौन सी? मदीन, मदारिन, जो सबसे अधिक दुनिया में बोली जाने वाली भाषा है। ओके, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट ट्रिक मान लीजिए। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर प्रश्न में आपको एक प्रश्न में 4-5 प्रश्न करने को मिल जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ 4-5 प्रश्न हर प्रश्न में। ओके, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? शाओ जाओ, साओ जाओ त्यौहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है? एक त्यौहार है जिसका नाम है साओ जाओ। ये मुख्य रूप से भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। तो ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? ओके, कहाँ पे मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर, आप जानते हैं ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी नागालैंड। तो कौन सा राज्य है? तो आप लोग को जाहिर सी बात है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा कैथोलिक लोग कहाँ पे निवास करते हैं ज़्यादातर, तो वो रहते हैं गोवा में। कहाँ पे रहते हैं? गोवा में। तो ये लोग वहाँ पे जाओ साओ त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। ओके, थोड़ा जानते हैं गोवा के बारे में। ओके, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे और क्या मनाया जाता है? सनबर्न, सनबर्न त्यौहार मनाया जाता है। और कौन था? थ्री किंग्स, थ्री किंग्स एक त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? थ्री किंग्स। और टैटू महोत्सव, कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? टैटू महोत्सव, टैटू। ओके, टैटू महा उत्सव, कौन सा? टैटू महोत्सव। ओके, और क्या है? सिंगमा वोनाडोरम अंगूर महोत्सव। कौन से? सिंगमा वोनाडोरम अंगूर महोत्सव और बास्को महोत्सव, बास्को महोत्सव। तो ये बास्को महोत्सव किसके ऊपर? बास्को डी गामा जब आया था तो इसके ऊपर ये बास्को महोत्सव ये लोग मनाते हैं। ओके, आप जानते हैं मणिपुर में कौन कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो जो हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसमें क्या है? इसमें कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं? सगाई और चुम्फा। कौन सा? सगाई और चुम्फा, चुम्फा। आसाम में कौन सा मनाया जाता है? आसाम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आसाम में मनाया जाता है बिहू, बिहू हो गया, बेसागुन हो गया, या देहिंग हो गया, या पटकाई हो गया। कौन सा? बिहू, बिहू, बेसगुन, देहिंग, पटकाई। ये त्यौहार कहाँ पे मनाए जाते हैं? ये मनाए जाते हैं आसाम में। तो नागालैंड में भैया कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो भैया नागालैंड में ही मनाए जाते हैं। नागालैंड में क्या है? नागालैंड में हॉर्नबिल। कौन सा? हॉर्नबिल। कौन सा त्यौहार? हॉर्नबिल, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ का है? वो है नागालैंड का। और कौन सा है? और कौन सा? सेनक्रेनाई, सेनक्रेनाई, सेनक्रेनाई त्यौहार कहाँ का है? वो भी नागालैंड का ही है। ओके, तो ये बात होगी प्रश्न नंबर 11 की। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 क्या कहते हैं? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया? तो पहले आते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शंस क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1920, या ऑप्शन डी 1928। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपके लिए? बताइए, कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो ऑप्शन है ऑप्शन सी 1920। 1920 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया। ओके, पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया कब? 1920 में भारत ने। ओके, आप जानते थोड़ा इनके बारे में, ओलंपिक खेल कौन कौन से हुए, क्या क्या भारत ने जीता है। ओके, जैसा कि एक एडवर्ब ओलंपिक होता है, एडवर्ब ओलंपिक, जो कहाँ पे खेला गया था? वो बेल्जियम में खेला गया। कब? 1920 में ही। कौन सा ओलंपिक खेला गया? एडवर्ब ओलंपिक। किस में भाग लिया? 1920 में। तो
राष्ट्र के तौर पर पहली बार राष्ट्र के तौर पर इसमें भाग लिया भारत ने। ओके। और क्या, इसमें पाँच पाँच एथलीट थे। कितने? 5 एथलीट थे। ओके। यहाँ पे इस समय ध्वज किसने फहराया? जब ये पहली बार ओलंपिक खेला गया तो इस समय ध्वज वाहक कौन थे? कौन थी या थे? ओके। तो कौन थे? पूरम बैनर्जी। कौन से? पूरम बैनर्जी। पूरम बैनर्जी। बैनर्जी। ओके। ये महाशय थे, इन्होंने ध्वज फहराया था। कब? प्रथम ओलंपिक में भारत के। ओके। पहली बार कब हुआ? 1900 में। कब? 1900 में। कहाँ पे? नॉर्मन फिजोई। इस समय क्या किसके बीच हुआ? इस समय 2 रजत जीते। किस में जीते 2 रजत? वो जीते दौड़ में। कितने? 2 रजत जीते। किसमें? दौड़ में। ओके। अब बात करते हैं और इसके बारे में क्या क्या है। भारत के लिए पहला पदक कब आया? वो आया 1952 में। कौन लाया? हॉलसिंक। हॉलसिकी। हॉलसिकी अवार्ड था जो कब कब आया? 1952 में। किसने जीता? केवी झागब। कौन थे? केबी झागब। इन्होंने कौन सा पदक जीता? वो जीता कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य कांस्य पदक जीता। ओके। किसमें? कुश्ती में जीता। किसमें जीता? कुश्ती में। कहाँ पे हुआ था? हॉलसिंक में हुआ था ये। ओके। और जानते हैं भारत के लिए पहली बार सिल्वर कौन लाया? रजत पदक। तो व्यक्तिगत तरीके से कब लाया गया? ये किसने जीता? ये जीता 2004 में। किसने? 2004 में। किसने? राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। किसने? राज्यवर्धन सिंह राठौर। किस में जीता ये? किस चीज में? ये जीता शूटिंग में। अच्छा, शूटिंग में एक और पदक आया। वो कौन सा? व्यक्तिगत पदक जो था, जो है गोल्ड पदक, गोल्ड मेडल। ये किसने जीता? गोल्ड मेडल। ये गोल्ड मेडल जीता अभिनव बिंद्रा ने। किसने? अभिनव बिंद्रा। कब जीता? इसके जस्ट 4 वर्ष बाद, जैसे 2008 में। कब? 2008 में। किसमें? शूटिंग में। ये कहाँ पे हुआ था? ये होता बीजिंग में। कहाँ पे? बीजिंग में। ये मैच कहाँ पे हुआ? ये हुआ था बीजिंग में। तो इन्होंने बीजिंग में जीता। ओके। और शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने कब भाग लिया? शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने भाग लिया 1964 में। कब? 1964 में। शीतकालीन किसमें? शीतकालीन ओलंपिक में। ओके। 1964 में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार की सूची में से हटा दिया गया? एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए आप लोग। पढ़ लिया? चलिए करते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्या कहते हैं? मूल अधिकार। मूल अधिकार का मतलब क्या होता है? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार। इसको किस सूची में रखा गया है? इसको रखा गया 300 का में। कौन से अनुच्छेद में? वर्तमान में कौन से में? वर्तमान में है 300 का। 300 का में। ओके। जानते हैं ऑप्शन सबने क्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार की सूची में से हटा दिया गया। तो कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। तो कौन सा अधिकार को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा? 44 संविधान संशोधन के द्वारा कौन से अधिकार? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। ओके। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। आप जानते हैं कि ये अधिकार कितने से कितने तक है? ओके। तो जैसा कि स्वतंत्रता का अधिकार कब से कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है? ये है आर्टिकल, कौन सा? आर्टिकल 19 से 22 तक। 19 से लेकर 22 तक। ओके। और ऑप्शन नंबर, और समानता का अधिकार कब तक है? आर्टिकल 14 से 18। कितना? 14 से 18। ओके। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितना है ये कितना है? ये 25 से 28। आर्टिकल 25 से 28 तक है। 25 से 28 तक इसके बारे में बोला गया है। और संपत्ति का अधिकार कितने से कितने तक है? ये है
31 बा व 91 एफ जो वर्तमान में हटा दिए गए हैं। कितने में था ये? पहले था 31 व 91 एफ में था, जो इनको वर्तमान में हटा दिया गया। ओके, तो ये था प्रश्न नंबर 13 के बारे में। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 के ऊपर। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 14 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है? मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कौन सा अनुच्छेद है। ओके, बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है, कि ये बलात् श्रम को प्रतिषेध करता है। कौन सा अधिकार है भारतीय संविधान का? कौन सा अनुच्छेद है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21, और सॉरी ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 23। तो कौन सा अनुच्छेद है वो? तो वो कौन सा है? अनुच्छेद डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 23 किसमें कहा गया है? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 23 में। ओके, जानते हैं थोड़े इसके बारे में, इसमें क्या क्या बोला गया और क्या चीज़ें इसके अंदर। आइए, जैसा कि ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 20 में क्या गया कि अपराध दोष सिद्धि, अगर अपराध दोष सिद्धि होते तो उसको सजा दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। ओके, किसमें कहा गया है? ये कहा गया ऑप्शन नंबर 20 अनुच्छेद 20 में। अच्छा, अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सुरक्षा संरक्षण दी जा सकती है। ये क्या कहता है? ये कहता है अनुच्छेद 22 कहता है। ओके, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण भय दैहिक स्वतंत्रता, प्राण भय दैहिक स्वतंत्रता। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है मनपसंद खाना, मनपसंद शादी करना, या विदेश में घूमने का अधिकार। ये सब किसके अंदर आएगा? ये सब आएगा अनुच्छेद 21 के अंदर। क्या? अनुच्छेद 21 के अंदर। ओके, आर्टिकल 21। ओके, आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कारखानों में नियोजन प्रतिशोध, मतलब 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं ना, उनको कारखाने में काम नहीं करना होगा। अगर कोई बच्चा कारखाने में काम करता हुआ पकड़ा गया बिना उसकी इच्छा के, तो जो व्यक्ति उसमें काम करवा रहा है उस व्यक्ति को सजा होगी। किसके द्वारा? कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 24 के तहत। ओके, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर, सॉरी प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 15 कहता है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? जो मौर्य शासन था उसमें अंतिम सम्राट, जो आखिरी सम्राट रहा है, उसका अंतिम सम्राट कौन सा था? ओके, जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या वो जलोक है? क्या वो जलोक है? ऑप्शन नंबर डी क्या वो अवंती वर्मन है? ऑप्शन नंबर सी क्या वो नंदीवर्धन है? और ऑप्शन नंबर डी क्या वो बृहदत्त है? तो वो कौन है? ऑप्शन नंबर डी। कौन? ऑप्शन नंबर डी बृहदत्त। ये क्या? ये मौर्य वंश का अंतिम शासक है। ओके, जानते थोड़ा मौर्य वंश के बारे में। बृहदत्त के बारे में पहले जान लेते हैं। बृहदत्त कौन है? बृहदत्त किस वंश से संबंध रखता है? वो रखता है मौर्य वंश से। और मौर्य वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा है? ये रहा है किसे? 322 से लेके 1800 और 185 BC तक। कितना? 322 से लेके 185 BC तक किसका शासन रहा है? वो रहा है मौर्य वंश का शासनकाल। ओके, और क्या इसमें? इसका संस्थापक कौन रहा है? इस वंश का संस्थापक कौन रहा है मौर्यों का? तो ये रहा है चंद्रगुप्त। कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का? ये 322 से लेकर 298 BC तक। कब तक? 298 BC तक इसका शासनकाल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का। और कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया? वो है बिंदुसार। बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद? वो है बिंदुसार। इसने कब तक शासन किया? ये क्या? जब चंद्रगुप्त मौर्य हट गया उसके बाद कौन आया? बिंदुसार। उसका है 298 से लेकर 273 BC तक। ये किसका पुत्र है? ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। ओके, फिर आया अशोक महान। अशोक महान का शासनकाल कब से कब तक? 269 BC से लेकर 232 BC तक। कब?
269 से लेकर 232 बीच तक किसका शासन कर रहा है? वो रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का। ओके, थोड़ा जानते हैं मगध के शासकों के बारे में, कौन कौन इसने किसने शासन किया है, कौन कौन से वंश इसमें रहे हैं मगध पर। मगध की भी मौर्य सम्राट कहाँ पे था? ये था मगध वंश में। तो मगध में कौन कौन से वंशों ने शासन किया है मगध पर? ओके, ये मगध है वर्तमान में कहाँ है? मगध वर्तमान में यूपी बिहार में पड़ता है। ओके, मगध ओके यूपी बिहार में है। तो इसका मैंने एक, जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो हिस्ट्री पढ़ाते समय मैंने इसके एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक में इनका क्या बताया था? मैंने इनके संस्थापक और क्या और वंशों का नाम बताया था मैंने इसमें। कौन कौन से जैसे ट्रिक किया थी? हस ना मना है, एच से हर्यक वंश, हर्यक वंश, एस से शिशुनाग वंश, शिशुनाग, एन से नंद वंश और एम से मौर्य वंश। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन रहा है? वो रहा है बिंबिसार। ओके, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन रहा है? वो रहा है खुद शिशुनाग। ओके, और नंद वंश का संस्थापक कौन रहा है? महापद्म नंद। ओके, और मौर्य वंश का संस्थापक कौन रहा है? जो रहा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो जैसे हमने पढ़ा था कि महापद्म नंद, उसका आगे जाके कौन नंद वंश को किसने खत्म कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसका आगे संस्थापक कौन था नंद वंश का? घनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा के उसकी गद्दी हथिया ली, उसको समाप्त कर दिया। तो ये बात तो थी मगध के बारे में और इनके शासकों के बारे में। अब बढ़ते आगे, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? कौन व्यक्ति जो तो मेवाड़ के महाराजा थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था संगीत राज नामक पुस्तक की रचना करी थी? तो वो कौन थे? क्या वो महाराणा सांगा है, क्या वो महाराणा प्रताप है, या वो महाराणा कुंभ है, या वो महाराणा उदय सिंह है? तो वो कौन व्यक्ति हैं? तो वो है कौन? तो वो है महाराणा महाराणा कुंभ। ओके, ऑप्शन नंबर सी, महाराणा कुंभ। महाराणा कुंभ वो व्यक्ति हैं। ओके, जानते हैं थोड़े इनके बारे में और क्या क्या किया इन्होंने महाराणा कुंभ जी ने काम? तो इनके थोड़ा इनके बारे में जाना। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा है? शासनकाल रहा है 1433 से लेके 1468 BC तक। ओके, और क्या है इनका उपनाम? क्या है उपनाम? क्या है इनका उपनाम? है महाराणा कुंभकर्ण। कौन सा उपनाम? क्या है? महाराणा कुंभकर्ण। ओके, ये किस वंश से संबंध रखते थे? ये रखते थे कौन से? महाराणा कुंभ किस वंश से संबंध रखते थे? वो रखते थे सिसोदिया वंश से संबंध। किस वंश से? किस वंश के शासक थे? ये थे सिसोदिया वंश के शासक। ओके, इनके निर्माण कार्य क्या क्या है? इन्हें क्या क्या निर्माण करवाया? ओके, इन्होंने क्या कराया? इन्होंने पहला विजय स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो इसकी लंबाई कितनी है? विजय स्तंभ की ऊंचाई और कितनी है? ऊंचाई है 37 फीट 37.19 मीटर, 37.19 मीटर। ओके, और कितना फीट का है? ये है 122 फीट ऊंचा। ओके, 122 फीट ऊंचा है। किसे क्या है? विजय स्तंभ। ओके, और क्या निर्माण करवाया इन्होंने? और करवाया कुंतलगढ़ का किला। कुंतलगढ़ का किला जिसकी जो कहाँ पे? जो सेकंड दीवार कही जाती है, क्योंकि पहली दीवार तो चीन की दीवार है और दूसरा है जिसकी सेकंड दीवार कही जाती है। कौन है? कुंतलगढ़ का किला। ओके, एक विजय स्तंभ का उपनाम क्या है? विजयी स्तंभ का उपनाम है, उसका नाम क्या है? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। क्या नाम है? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। ओके, और एंड इसके और किस नाम से बुलाया सकते हैं? इसको कहते हैं हिंदू देवी देवताओं का अजब घर। हिंदू देवी देवताओं का अजब घर। ओके, अजय घर या अजब घर। आते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 17 कहता है कि भारत के योजना आयोग में या भारत की योजना आयोग को डैश में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। भारत का जो योजना आयोग था उसको कब, जैसे भारत का योजना आयोग कब था? ये कब स्थापित हुआ था? ये हुआ था कब? 15 मार्च 1950 को। ओके, तो 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, पर इसको बाद में किस में परिवर्तित कर दिया गया?
तो कब इसको परिवर्तित किया गया, ये पूछना चाह रहा है। तो ये पूछना चाह रहा है कि इसको कब परिवर्तित किया गया। तो जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए 2016 में, ऑप्शन नंबर बी 2018 में, ऑप्शन नंबर सी 2017 में, या ऑप्शन नंबर डी 2015 में। तो कब इसको इसको नाम परिवर्तित किया गया, तो इसका परिवर्तन प्रतिष्ठापित किया गया कब, 2015 को। ऑप्शन नंबर डी 2015 को प्रतिष्ठापित किया गया। ओके, योजना आयोग को नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। कब किया गया, 2015 को। ओके, जानते हैं नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो जैसा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की कब स्थापना 1 जनवरी 2015 को। इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ऑफ सॉरी एक बार ध्यान से, नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, या फिर कहेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, या फिर हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पे हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, वो है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। ओके, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। किसका, नीति आयोग का। नीति आयोग योजना आयोग कब था, योजना आयोग जैसे मैंने आपको बताया 15 मार्च 1950 तक क्या था, नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसको रद्द कब कर दिया गया, इसको रद्द कर दिया गया 17 अगस्त 2014 को। 17 अगस्त 2014 को इसको रद्द कर दिया गया। इसके बाद बात आई कि अब नीति आयोग आज से समाप्त किया जाता है और आज से नीति आयोग के स्थान पर नया आयोग बनाया जाता है, जिसका नाम रहेगा, क्या रहेगा, सॉरी, योजना आयोग को योजना आयोग को परिवर्तित करके नीति आयोग बनाया जाएगा। तो नीति आयोग की ये बात रही। और जानते हैं नीति आयोग, इसके नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पहले तो अध्यक्ष ही कौन होता है, पीएम होता है इसके अध्यक्ष। ओके, तो अगर अभी तो खैर जब से ये नीति आयोग बना तब से तो प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। वर्तमान अध्यक्ष कौन रहेगा, तो मोदी रहेंगे। ओके, अगर आगे जाके परिवर्तित होता है तो अध्यक्ष भी परिवर्तित होगा। अगर प्रधानमंत्री परिवर्तित होगा तो इसका अध्यक्ष भी परिवर्तित हो जाएगा। ओके, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सीईओ जिसको कहा जाएगा, चीफ एजुकेशन ऑफिसर। कौन थे, सुध श्री खुल्लर। कौन थे, सिद्धू श्री खुल्लर। कौन थे, सिद्धू श्री खुल्लर। ओके, अब वर्तमान सीईओ कौन है, वर्तमान सीईओ बी आर सुब्रमण्यम। कौन है, बी आर सुब्रमण्यम। कौन है, बी आर सुब्रमण्यम। ओके, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, वो थे अरविंद पनगड़िया। कौन थे, अरविंद पनगड़िया। वर्तमान कौन है, वर्तमान सुमन के बेदी। कौन है, सुमन के बेदी वर्तमान। ओके, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। झारखंड में कुछ शिखर हैं जिसमें से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो जानते हैं। जैसे ए गिरनारगढ़, बी अन्नीमुड़ी, सी काटो और डी परसनाथ। कौन सा, परसनाथ। तो जानते हैं कौन सा है सबसे ऊंचा, तो वो है ऑप्शन नंबर डी परसनाथ। कौन सा, परसनाथ। ये क्या है, ये छोटे नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। क्या, परसनाथ जो है ये छोटे नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, और क्या है, और नंदा देवी कितनी ऊंची है। अब हम जानते हैं कुछ चोटियों के बारे में, कौन सी ऊंची चोटी है। ओके, तो जानते हैं नंदा देवी कितनी है, नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, नंदा देवी की ऊंचाई है कितनी, 7816 मीटर। ओके, ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में। ओके, अब जानते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा क्या है, कंचनजंगा है सिक्किम में, जो सेकंड सबसे ऊंची फर्स्ट सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पे है, भारत की। भारत की फर्स्ट सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, जो कहाँ पे है, सिक्किम में। कितनी ऊंचाई इसकी, 8,586 मीटर। कितनी, 8,586 मीटर। ओके, अब बात करते हैं
कटोंग, कटोंग कहाँ पर है, सॉरी कंगोट, कंगोट कहाँ पर है, कंगोट है अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, एपी में, एपी में ये है। ओके, एक है, एक चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर कहाँ पर है, गुरु शिखर है राजस्थान में। ओके, एक और चोटी है जिसका नाम है अस्रोत, अस्रोत वो कहाँ पर है, यूपी में है। कौन सी चोटी, जिसका नाम है अस्रोत। सॉरी, अस्मत, अस्मत। इसकी ऊंचाई कितनी है, ये कहाँ पे, यूपी में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 957 मीटर, 957 मीटर। ओके, ये कहाँ पर है, ये अपने उत्तर प्रदेश में है। ओके, फिर बात करते हैं शिलोंग पीक की। ये शिलोंग पीक कहाँ पर है, ये है मेघालय में। और एक चोटी और है जिसका नाम है धूपगढ़ की चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कंफर्म नहीं, पर ये कहाँ पे है, ये है कहाँ पे, एमपी में, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और फिर कौन सी है, गिरनगर, गिरनगर कहाँ पे है, गिरनार कहाँ पर है, गिरनार है गुजरात में। और कौन सी है, और है दमली, ये कहाँ पर है, ये है उड़ीसा में, कहाँ पर है, दमली उड़ीसा में। एक है डड्डा बेटा, कहाँ पे, कौन सी, डड्डा बेटा, ये कौन सी है, ये है तमिलनाडु में, कहाँ पे, तमिलनाडु में। इसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई है 2637, 2637 मीटर, कितनी, 2637 मीटर। कौन सी, डड्डा बेटा। ओके, आते हैं अपने प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है, ये प्रैक्टिस सेट हमारा कौन सा चल रहा है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है 3। प्रश्न नंबर 19 पर क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी, किसने स्थापना करी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। तो जानते हैं, ऑप्शन क्या है हमारे पास। ऑप्शन है ए द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन बी विलियम जॉनसन, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी हिंदी, ये हिंदी हो गया यार, टाइपिंग मिस्टेक है। ये था हेनरी विलियम्स डेरोजियो, हेनरी विलियम्स, हेनरी विलियम्स डेरोजियो था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी विलियम जॉनसन। किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी, वो करी है विलियम जॉनसन ने। ओके, अब जानते हैं थोड़ा विलियम जॉनसन के बारे में और उनसे थोड़ी जुड़ी जानकारी के बारे में। क्या है, इन्होंने क्या किया 1987-89 में क्या किया, अभिज्ञान शकुंतलम का ट्रांसलेशन किसमें किया, आगे अभिज्ञान एक इस समय एक चीज़ हुई है क्या, अभिज्ञान शकुंतलम का ट्रांसलेशन कालिदास जी ने किसमें कर दिया, द रॉयल ऑफ एसोसिएशन सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये किसकी लिखी हुई थी, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी लिखी थी, ये लिखी थी कालिदास जी की। इसको ट्रांसफ़र किसमें कर दिया गया, इसको ट्रांसफ़र किया द रॉयल एसोसिएशन सोसाइटी ऑफ बंगाल 1936। ओके, 1936 में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और फिर 1984 में क्या हुआ, 1984 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। फिर 1825 में क्या हुआ, 1825 में हुआ द एरिस्टिक द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। ओके, 1832 में क्या हुआ, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। कब, 1832 में। ओके, अब और चीज़ जानते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। और अपना आज का ये आखिरी प्रश्न है, बाकी एक प्रश्न मैंने आपके लिए क्या रखा है, होमवर्क के लिए रखा है, SW रखा है, वो आप लोग उसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, जानते हैं 20, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित बैक्टीरिया रोग है। इनमें से कौन सा एक रोग है जो जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ओके, क्या वो कुष्ठ रोग है, क्या वो इवोला है, या वो मलेरिया है, या वो जल अटक है, रेबीज। तो कौन सा रोग है, तो जानते हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या, कुष्ठ, 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 कुष्ठ रोग। ओके, ये किससे होता है, ये होता है विषाणु से, किससे, विषाणु से। ओके, सी क्या है,
थोड़ा इसके बारे में जानते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, इबोला। इबोला किससे होता है, ये होता है विषाणु से, विषाणु से। इबोला कितने होता है, विषाणु से। ओके, एक मिनट जरा मैं इसको एक बार इसकी लेंथ छोटी कर लूँ यार। इबोला किससे होता है, विषाणु से। और ऑप्शन नंबर सी मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ। ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है मादा, मादा एम्फिलीजी मच्छर में। कौन से, मादा एम्फिलीजी मच्छर में। ओके। और डी जलाटक क्या होता है, रेबीज किससे होता है, रेबीज होता है रेबीज किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है पानी के डर को, हाइड्रोफ्रोबिया। इससे क्या होता है, इससे कौन सा रोग होता है, इससे होता है हाइड्रोफ्रेबिया। इससे क्या कहते हैं, ये पानी के डर, जिससे लोगों को पानी में जाने से डर लगता है, इसको कहते हैं पानी का डर। ओके। ऑप्शन नंबर ए में क्या था, ऑप्शन नंबर कुष्ठ, कुष्ठ के बारे में थोड़ा और जानते हैं। कुष्ठ में क्या है, ये त्वचा को सफ़ेद कर देता है। कौन सा रोग है, ये त्वचा को सफ़ेद कर देता है, मतलब जो आपकी त्वचा है, त्वचा को सफ़ेद करता है। और करता है, ये किससे होता है, इसमें कौन कौन से जीवाणु, इसमें जीवाणु होती है क्या, फ्लैग, निमोनिया, गनोरिया, सिफिलिक्स, टाइटेनिक्स, हैजा, टाइफाइड या टीबी, ये से रोग हो जाते हैं इससे। ओके। अब आते हैं आखिरी प्रश्न, आखिरी प्रश्न जो आपके होमवर्क के लिए है। आखिरी प्रश्न ये रहा, आखिरी प्रश्न बड़ा ही काम का है, मुश्किल नहीं है, आसान है। प्रश्न है कि जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी, जो जी है उसकी मान की खोज किसके द्वारा की गई थी। आपको ऑप्शन ऑप्शन दिए हैं, पढ़ लीजिएगा और बताइएगा कि किसके द्वारा की गई है। ओके। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, जिससे वो लोग चैनल पर जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।